नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं न्यूज़ रूम से कमरुद्दीन खान हाजिर हूं और 4 बज चुके हैं, लिहाजा 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं फटाफट अंदाज में। पहली बड़ी खबर यह है कि कल एमपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा। 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कल दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। इसमें 10.5 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। और दूसरी बड़ी खबर यह कि आज वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई और बीजेपी दफ्तर से शिवराज सिंह चौहान ने दहाड़ लगाई और कमलनाथ सरकार पर प्रहार किया। कहा कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था और कमलनाथ की सरकार को 4D की सरकार बताया। इस डी में एक दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सिंधिया ने भी आज ताबड़तोड़ कमलनाथ सरकार पर हमला किया और कहा कि कमलनाथ आइफा में व्यस्त थे, उन्होंने अस्पतालों का दौरा नहीं किया, कोरोना चल रहा था, वो उस समय कोई काम नहीं कर रहे थे। और एक बार फिर से फिल्मी स्टाइल में फिल्मी डायलॉग दोहरा दिया, टाइगर अभी जिंदा है। और चौथी बड़ी और अहम खबर यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के हौसला अफजाई के लिए ले पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि गलवान घाटी हमारी है। चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि लद्दाख हमारा है और इस पर कोई नजर न डाले। विस्तारवाद की नीति खत्म होनी चाहिए, विकासवाद बढ़ना चाहिए। और हमारे सहयोगी ललित भी लगातार ब्रेकिंग स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी खबरों पर वो नजर बनाए हुए हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी ललित प्रजापति का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया कमरुद्दीन। और दिल धड़काने वाली खबर है दरअसल हमारे पास, ना सिर्फ बच्चों के बल्कि गार्जियन का भी दिल धड़केगा। मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट कल, 10वीं के नतीजे आने वाले हैं कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10वीं में 10.5 लाख 10,50,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। एक और खास बात कि 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। इस बार टॉपर छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। हर बार जो परंपरा होती है उससे इतर ये आयोजन रहने वाला है। हर बार टॉपर्स राजधानी बुलाए जाते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना के कहर को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं का नतीजा आने वाला है कल। 10.5 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे मत देखिए कि 10.5 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। 10वीं का एग्जाम वो एग्जाम होता है कि पूरा घर बच्चे के साथ एग्जाम दे रहा होता है। 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। उन 2 विषयों से इतर बाकी सबका कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इस बार टॉपर छात्र नहीं बुलाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड का कल रिजल्ट आना है और 10,50,000 परीक्षार्थी जो 10वीं के एग्जाम में शामिल हुए थे। और बेहद महत्वपूर्ण ये एग्जाम होता है, किसी भी छात्र जीवन का ये बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है। घर वालों का तनाव देखते बनता है, पूरा का पूरा घर मानो एग्जाम देता हुआ नजर आता है। और ऐसे ही एग्जाम का नतीजा कल आने वाला है। ना सिर्फ छात्रों की धड़कनें बल्कि उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ाने वाली खबर इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तकरीबन 10.5 लाख 10,50,000 परीक्षार्थी इस बार शामिल हुए थे। इस बार जो परंपराएं थी पहले के हर जगह से जहां से टॉपर हुआ करते थे, मसलन पिछले बार जो छोटे शहर हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। टीकमगढ़ का परफॉर्मेंस, बुंदेलखंड का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, महाकौशल का परफॉर्मेंस अच्छा था। हर जगह से छात्रों को बुलाया गया था। इस बार नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? कोरोना कहर है, कोरोना के चलते तमाम नियमों का पालन करना है और यही वजह है कि कोविड-19 को देखते हुए इस बार छात्र नहीं बुलाए जाएंगे। राजधानी इन्हें नहीं बुलाया जाएगा। दोपहर 12 बजे नतीजे घोषित होंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरी जानकारी, इस बार छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। 2 सब्जेक्ट अगर हटा दिए जाएं, किस तरीके से वैल्यूएशन किया गया है और रिजल्ट घोषित करने की क्या तैयारी? रंजना जी ललित, कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित होगा। कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और पहली बार है जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अलग अलग घोषित किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब भी रिजल्ट घोषित होते थे 10वीं और 12वीं के साथ में घोषित होते थे, लेकिन इस बार कक्षा 12वीं के एग्जाम बाद में हुए हैं और
कक्षा 10वीं के जो 2 स्टूडेंट हैं उनको 2 सब्जेक्ट में जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। और यही वजह है कि 25 से 30 जून के बीच में रिजल्ट घोषित किया जाना था, लेकिन अब फिर बाद में तारीखें घोषित की गई कि 1 से 7 जुलाई के बीच घोषित किया जाएगा। और अब वो तारीख फाइनल हो चुकी है, यानी 4 जुलाई कल जो स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत रहती है। अब वो उनका इंतजार कुछ ही घंटों का बाकी है। कल दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन इस बार ऐसा है, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, यानी अब तक टॉप 10 स्टूडेंट्स को राजधानी भोपाल एमपी बोर्ड में बुलाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल के चलते स्टूडेंट्स को भोपाल नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि उनको वो ऑनलाइन ही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ऑफिस ने जो वेबसाइट है उस पर भी रिजल्ट घोषित करने के लिए सुविधा दी है, और न्यूज 18 की जो वेबसाइट है उस पर भी जो स्टूडेंट्स हैं अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना अपडेट दे रही थी, और उम्मीद है कि सभी अभिभावकों ने, छात्रों ने इस खबर पर बहुत ध्यान दिया होगा। रायगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, बिग ब्रेकिंग। कैश वैन से तकरीबन 13 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन पर गोली भी चलाई है। गोलीबारी में एक शख्स की मौत भी हो गई है, एक की हालत गंभीर है। किरोड़ीमल आजाद चौक, रायगढ़ के किरोड़ीमल आजाद चौक के पास की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायगढ़ से मिल रही है। कैश वैन से तकरीबन 13 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने इस कैश वैन को लूटा है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोली चलाते हुए आपको नजर आ रहा होगा। फिल्मी अंदाज में गोलीबारी की गई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। किरोड़ीमल, रायगढ़ के किरोड़ीमल आजाद चौक के पास ये पूरी घटना अंजाम दी गई। पास ही में लगे सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कैश वैन लूट ली गई है। तकरीबन 13 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि साफ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 2 ही बदमाशों ने इसे अंजाम दिया है या सिर्फ 2 ही बदमाश थे। क्या उनके कोई साथी थे? किस तरीके से रैकी की गई? आमतौर पर इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग गुटों में बंटकर काम किया जाता है। यही वजह है कि अब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। इस सीसीटीवी फुटेज के सहारे 13 लाख की लूट करने वाले और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वालों की किस तरह से तलाश की जाए। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या अपडेट? युगल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से एक बड़ी लूट की घटना घटित हुई है, उसके बाद पुलिस ने हालांकि चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। जो सरहदी जो जिले हैं वहां पर भी इसकी सूचना दी है, और बाकायदा इसकी जो है उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े इस तरह से 2 बदमाश आते हैं और मोटरसाइकिल में वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। और जिस तरह से कैश वैन से पैसे लूटकर वो फरार हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस के लिए चुनौती बन गई है कि इस तरह से किरोड़ीमल नगर में जो औद्योगिक क्षेत्र भी है वहां पर लूट की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस पर जो है कब तक पुलिस अंकुश लगा पाएगी। और दूसरा, अभी जिस रास्ते से वो फरार हुए हैं वहां पर जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों को भी सूचना दिया गया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो पूरी लूट की जो वारदात है वो कैमरे में कैद हो गई है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों ने भी देखा है, कुछ लोगों ने अपने दूर से मोबाइल में भी जो है तस्वीरें कैद की हैं। लेकिन इसमें इस घटना में जिस तरह से फायरिंग की गई है, वाहन चालक जो कैश वैन के है उसकी मौत हो गई है, और गार्ड को भी गोली लगी है, उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल जानकारी दे रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब खबर शिवपुरी से है। एफआईआर दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। शिक्षा विभाग के बाबू हालांकि निलंबित थे, इनकी आत्महत्या का ये पूरा मामला है। मामले में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एसपी के पैरों में गिरकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। दरअसल जो मृतक था उसके पास एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने शिक्षा अधिकारी और महकमे के ही 2 बाबुओं पर, 2 लिपिकों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं परिजन, और धरने पर बैठे क्या हैं परिजन, तो कानून के रखवालों के सामने लेटे हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर दर्ज कराने को लेकर प्रदर्शन। शिक्षा विभाग के बाबू की आत्महत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। हालांकि इसे निलंबित कर दिया गया था, लेकिन लगातार शिक्षा अधिकारी और 2 और बाबू वो इसे परेशान कर रहे थे। पेड़ पर शव इस बाबू का मिला था, और यही वजह है कि 4 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी था। अब जो परिजन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। पैरों में गिरकर ये मांग कर रहे हैं, एसपी के पैरों में गिरकर ये मांग कर रहे हैं। खबर सीहोर से। सीहोर रेहटी में उफनते रपटे को पार करना एक ट्रैक्टर सवार को महंगा पड़ गया। पहले ये देखिए कि बार बार आपको समझाया जाता है कि रपटा छोटा होता है, पुल छोटा, पुल से काफी नीचे ये रहता है, ये सिर्फ सुविधा से आवागमन के लिए बनता है, लेकिन लोग नहीं मानते। उफनते रपटे को पार करना एक ट्रैक्टर चालक के लिए, माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर चालक के लिए किस कदर भारी पड़ गया ये देख लीजिए। रपटे के बहाव में ट्रैक्टर बह गया, उसमें बैठे 2 लोग भी पानी के बहाव में बह गए। एक युवक को तो गांव वालों ने बचा लिया, जबकि दूसरे जो शख्स था उसकी मौत हो गई। वो आदमी फंसा हुआ है। तो ये कैसे लापरवाही भारी पड़ जाती है। ये जो थोड़ा सा वक्त बचाने के चक्कर में है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे बचाने के चक्कर में करोड़ों की जिंदगी को कैसे लोग दांव पर लगाते हैं, उसकी बानगी ये खबर है। बार बार आपको हिदायत दी जाती है। अमूमन हर रपटे पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह हर रपटे पर लिखा है कि पुल पार करना मना है, रपटा पार करना मना है, पानी होने की दशा में रपटा पार ना करें। पर जाने कौन सा वक्त बचाने की जल्दी होती है, ट्रैक्टर के जरिए इसे पार किया जा रहा था रपटे को, और क्या नतीजा हुआ, एक शख्स की मौत हो गई। और वो आदमी फंसा हुआ है, और एक भाई का पता नहीं इसके साथ ट्रैक्टर पे था। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ा सियासी अपडेट आपको बता दें। शिवराज के मंत्रियों को जल्द ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। आज शाम तक ही ये साफ हो सकता है किस मंत्री की होगी कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा मंत्री किस महकमे को संभालेगा। कल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, इसमें से 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आज बंटवारा हो जाएगा और फिर ये तय हो जाएगा किसकी जिम्मेदारी किस महकमे की। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, मंत्री बने हैं, शपथ ली है, तो फिर विभागों का बंटवारा भी होगा ही। और ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आज ही जो विभाग हैं वो मंत्रियों को बांट दिए जाए। हालांकि इससे जो अनुमान है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके मुताबिक जो विभाग हैं उनको लेकर मंथन पहले ही हो चुका है। सिंधिया खेमे के जो लोग आए हैं या कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको कौन कौन से विभाग दिए जाने हैं, और बीजेपी के लोगों को कौन से विभाग दिए जाने हैं, तो ये जो कसरत है वो संभवतः पहले हो चुकी है। अब उसका औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपनी अंतिम मंजूरी दे देंगे इस पर, तो सभी जो मंत्री हैं, 28 मंत्री जैसा आपने कहा, भी 20 कैबिनेट मंत्री हैं, 8 राज्य मंत्री हैं, 5 मंत्री पहले से हैं, तो कुल मिलाकर 33 मंत्री हैं। 33 मंत्रियों के बीच में अब विभागों का बंटवारा होना है। जी, विभागों का बंटवारा होना है। शरद, एक जो नजर आया है इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कि सेना मम्मा की है और सेनापति सिंधिया साहब के हैं। हालांकि आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया भी था। क्या वो मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी नजर आएगा, और आप कह रहे हैं कि तय तो पहले से ही हो चुका है? तरीके का अनुमान था। अगर देखें तो उस हिसाब से तो अनुमान से ज्यादा ही नाम सिंधिया और कांग्रेस से जो लोग आए उनको भी सिंधिया खेमे में ही माना जाना चाहिए, क्योंकि पूरा एक लॉट 22 विधायकों का आया था।
उस वक्त में जब वो शामिल हुए, तो ये तय था कि जो समझौते सिंधिया से हुए होंगे उनको बीजेपी किसी भी सूरत में पूरा चलिए करेगी। शरद, वक्त की थोड़ी कमी है और एक खास अपडेट दरअसल हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के पास भी है और उस खास अपडेट को हम अपने दर्शकों को बताते हैं। प्रवीण जी, कुछ खास अपडेट आपके पास? दरअसल देखिए, ये है ललित के जो सिंधिया हैं, जो प्रदेश सिंधिया, उन्होंने, अगर आपको याद हो तो ये कहा था कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने इसी लाइन पे, वो पहले दिन से वो कह रहे थे कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, अपना प्रोफाइल ही बदला था। तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि वो जो इरिगेशन तो ऑलरेडी उनके पास है ही, तुलसी सिलावट के पास, पंचायत ग्रामीण विकास या इस तरह के डिपार्टमेंट जो सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हों, वो उन्होंने इच्छा जताई है। अब ये उनकी, अगर जो शरद कह रहे थे या जो कांग्रेस आरोप लगाती कि डील का पार्ट है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने इच्छा जरूर जताई है कि ये डिपार्टमेंट यदि उनके लोगों के पास हो तो वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे उन लोगों के लिए, और अपनी उस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वो उन्होंने जनसेवक भी एक बार अपना ट्विटर का प्रोफाइल लिखा भी था। तो हालांकि अभी लगभग फाइनल है चीजें, थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा कि क्या उनकी उस मांग और उनकी उस पर मुहर लगी है या नहीं। जी प्रवीण जी, एक बात और खास कि गृह मंत्रालय को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण महकमा होगा, वो भी उस दौर में जब हम संकट काल से जूझ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी क्या नरोत्तम मिश्रा ही संभालेंगे या ये भी हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियां निकाल के और किसी और को दे दी जाएं? स्वास्थ्य किसी और को दे दी जा सकती है। जो हमारे सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट शायद उनके पास रहेगा, नरोत्तम मिश्रा के पास, क्योंकि होम डिपार्टमेंट को ये मान लिया जाता है कि वो नंबर 2 की पोस्ट होती है पीएम के बाद, तो वो जरूर उसे नरोत्तम चाहेंगे कि वो रहे, और शायद ये डन भी है कि होम डिपार्टमेंट उनके पास रहेगा। हालांकि भूपेंद्र सिंह भी मंत्री बन गए जो पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन उन्हें अभी तक जो खबर है कि उन्हें कुछ और दिया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा जी के पास होम डिपार्टमेंट रहेगा। हेल्थ हो सकता है कि हेल्थ, इरिगेशन और पंचायत ग्रामीण विकास, ये जो नए लोग आए हैं इनमें से किसी के पास जा सकता है। जी जी जी, यानी हम सिंधिया खेमा कहते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो याद कीजिए, जनसेवक का जो सेवा का जिक्र प्रवीण जी कर रहे थे अभी, ये बार बार इसका जिक्र सिंधिया ने भी किया है, तो ये चॉइस भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि चॉइस रखी गई है। इधर कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार बने आज 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी उपलब्धि दिवस मना रही है। भोपाल में एक वर्चुअल रैली हुई, इसमें सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। और एक पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, अजय बिश्नोई इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो हम आपको बताते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अजय बिश्नोई का चर्चित हो रहा है ये पोस्ट में अजय बिश्नोई ने लिखा, समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है, इस महीने ही कुछ बड़े काम की तैयारी है। पोस्ट वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या ये नाराजगी है? क्या नाराजगी बढ़कर बगावत तक पहुंच चुकी है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क जल्द ही हटेगा, वो खुद कह रहे हैं। आखिर क्या बड़ा करने जा रहे हैं बिश्नोई, ये एक बड़ा सवाल। बिश्नोई को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, महाकौशल से आते हैं, उम्मीद ये की जा रही थी कि उन्हें जगह मिलेगी अजय बिश्नोई को, लेकिन अब जगह उन्हें नहीं मिली और एक पोस्ट उनका आया है। वो पोस्ट क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अजय बिश्नोई ने ये पोस्ट लिखा है, समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है, इस महीने ही कुछ बड़े काम की तैयारी है। और ये पोस्ट वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या बगावत की राह पर या नाराजगी बगावत की हद तक पहुंच गई है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। आखिर वो क्या बड़ा करने जा रहे हैं, अजय बिश्नोई क्या बड़ा करने जा रहे हैं, इस पर भी अभी सवालिया निशान लगा है। शुरुआत में लगातार अजय बिश्नोई का नाम आया, लिस्ट में उनका नाम आया, इस तरह की बातें भी आई सामने कि अजय बिश्नोई को जगह मिलेगी, पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जो 28 चेहरे लिए गए उनमें अजय बिश्नोई शामिल नहीं हैं। और अब अचानक से उनका इस तरीके से एक पोस्ट लिख देना, सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, समय आने पर कुछ बड़ा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है ये, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी।
प्रतीक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? जी हाँ, बताएं इस बिल्कुल पोस्ट के बारे में। जी बेशक, एक पोस्ट जो है ये अब तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके प्रशंसक भी जो है वो वायरल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो दोपहर से ही बटोर रही है कि आखिर क्या बड़ा करने की तैयारी है। लाजमी कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में इनको जगह नहीं मिल सकी। महाकौशल के कद्दावर और बड़े चेहरे हैं ये, तो समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इस टाइटल के साथ दरअसल ये जो पोस्ट है वो वायरल हुआ है, और इस माह के अंत तक कुछ बड़े काम की तैयारी और जिसकी वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आखिर किस ओर वो इशारा कर रहे हैं, तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्या बगावत की राह पर है वो ये, या किसी प्रकार का अल्टीमेटम वो पार्टी आलाकमान को देना चाहते हैं? तो जो तमाम सवालात हैं वो इस पोस्ट के बाद अब खड़े हो रहे हैं। बहरहाल वो अब तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो क्या बड़ा करना चाह रहे हैं। फोन पर हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो बेशक उन्होंने ये बात तो स्वीकारी है कि हाँ वो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आखिर वो क्या बड़ा करेंगे ये आने वाला जो समय है वही बताएगा। ललित, वाकई इनकी पोस्ट में मुदित शेजवार की याद दिला दी। समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार मेरे जो सहयोगी हैं कमरुद्दीन, वो भी बने रहे। उन्होंने बड़ी खबरें भी आपको बताई, उन बड़ी खबरों पर आपको लगातार नजर भी रखनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।